केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन डेट आ चुकी है 27 मार्च 2023 प्रातः 10 बजे से स्टार्ट होंगे, जो कि 17 अप्रैल 2023 तक शाम 7 बजे तक चलेंगे। वेबसाइट की लिंक जो अभी पिछले 2-3 सालों से चल रही थी वही है kvsonline.gov.in। एज 6 साल से 8 साल तक। 1 अप्रैल कंसिडर होगा, बच्चा 6 साल से 8 साल तक का क्लास फर्स्ट में ले सकता है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम इंटरनल चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि एडमिशन कैसे होता है, हमें किस तरह से फॉर्म भरना होगा, क्या सावधानियां रखनी होगी जिससे हमारा एडमिशन कंफर्म भी हो जाए और हमें पता भी हो कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्या अंदर की प्रोसीजर होती है, किस तरह से एडमिशन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कितनी सीट किसके लिए होती है। रिजर्वेशन हर केंद्रीय विद्यालय में एक सेक्शन के अंदर 40 सीटें होती है ना। यदि कोई केवी एक सेक्शन का है मतलब उसके पास फर्स्ट क्लास में 40 होंगी, 2 सेक्शन का है मतलब 80 सीटें होंगी। आरटी का 25% होता है कोटा। आरटी 25% मींस 40 की 10 सीट। एससी 15% मींस 6 सीट। एसटी 3 सीट। ओबीसी 27% मतलब 11 सीट। ठीक है। अब यदि 80 का है तो 10 का 20 कर लीजिए, 6 का 12 कर लीजिए, 3 का 6 कर लीजिए, 11 का 22 कर लीजिए, है ना। 3% सीटें हैं वो पीएच कैटेगरी के लिए, जो कि अलग से, ठीक है, इनमें उसको काउंट नहीं किया जाता। ओवर एंड अबव। अब क्या होता है, एडमिशन जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले आरटी की लॉटरी होती है। ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू लॉटरी होती है। जितने भी एप्लीकेशंस एक स्कूल के अंदर आए होते हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर या एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर, यदि एक स्कूल में 2 शिफ्ट चलती है तो एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर कितने फॉर्म आए, ठीक है, शिफ्ट वाइज आपसे स्कूल पूछा जाएगा उसमें। तो आप पर्टिकुलर शिफ्ट में जितने भी बच्चे आरटी के अंदर फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उसमें उनकी लॉटरी होती है और वो रेंडमली किसी भी 20 बच्चों को उठाकर दे देगा। यदि एक सेक्शन का स्कूल है तो 10, 2 सेक्शन का स्कूल है तो 20। पीएच कैटेगरी की लॉटरी होगी। यदि पीएच कैटेगरी के बहुत सारे फॉर्म्स आए हैं तो फिर जो डीए कैटेगरी, पीएच कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं, यदि बहुत सारे आए हुए हैं तो उसमें भी यहाँ पे लॉटरी होगी। कैटेगरी 1 की लॉटरी होगी, देन कैटेगरी की 2 की लॉटरी होगी। इसके बाद देखा जाएगा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में एससी एसटी कितने हो गए, है ना। एससी एसटी का यदि कोटा पूरा हो गया, ठीक है, एससी का 15% 6 सीट और एसटी का 7.5%। यदि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में ही इसमें एससी एसटी के स्टूडेंट आ गए हैं तो एससी एसटी की लिस्ट जो जारी होगी, लिस्ट बनेगी, लॉटरी होगी, पर वो वेटिंग लिस्ट में चला जाएगा। फिर इसके बाद ओबीसी का होगा, कैटेगरी 3 का होगा, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 एंड कैटेगरी 6, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा। अब कैटेगरी होती क्या है, वो केवी कितने तरह के होते हैं, चलो हम देख लेते हैं। आरटी के लिए एक मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। सबसे पहले ऑनलाइन जो हम फॉर्म भरेंगे, हम किसी भी कैटेगरी के, 2 चीजें हमारे लिए कंपलसरी है, एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक बच्चे का फोटो। ये तो हमें अपलोड करना ही पड़ेगा हर केस में, हमारा कोई भी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हो। एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, एससीएल 2 होते हैं, आपको पता ही होगा। यदि आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस बीपीएल यदि हैं तो वो आपको अपलोड करने होंगे। पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो कि इनके नॉर्म्स के हिसाब से लगा है, और मेरे भी यूट्यूब चैनल में आप लिंक में देख पाएंगे कि किस तरह का सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर से बनवाना होगा, किस तरह का डॉक्टर होगा, क्या होगा, वो सारी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। सर्विस सर्टिफिकेट विथ नंबर ऑफ ट्रांसफर, जो कि आपके डिपार्टमेंट से मिलेगा। आप यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो आपको आपके डिपार्टमेंट से मिलेगा, पर फॉर्मेट इनका होगा केवीएस का, तो वो फॉर्मेट में आपको आपके कार्यालय से बनवाना होगा और वो भी अपलोड होगा। फोटो ऑफ रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड, हाँ, यदि आप आरटी के अंदर रेसिडेंस का ऑफ चाइल्ड मतलब बच्चा जहाँ रह रहा है, मतलब बच्चे का तो सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से तो होता नहीं है, तो आपके नाम से होगा, पेरेंट्स के नाम से, ठीक है। तो जो बच्चा आरटी के अंदर फॉर्म भरता है, ठीक है, आरटी, वो उसको ये सर्टिफिकेट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। एसडीसी सिंगल गर्ल चाइल्ड है ना, तो उसके लिए एक एफिडेविट सबमिट करना होगा कि आपकी एक ही लड़की है, उनका भी एक फॉर्मेट दिया होगा जो मैं अटैच करूंगा इसके साथ। रिटायरमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस एम्प्लॉय, ठीक है, ये यदि आप हैं इसके लिए तो वो आपको अपलोड करना होगा। ग्रैंड चिल्ड्रन पीएसयू के लिए प्रोजेक्ट स्कूल जो होते हैं, ठीक है, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ।
मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ पीएसयू क्या होते हैं, कितने तरह के स्कूल होते हैं, आईएचएल क्या होता है, ये मैं सारी अभी आगे बताऊंगा। तो यदि उस स्कूल से बिलोंग करते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के भी बच्चे ले सकते हैं, है ना, जिनके दादा दादी भी यदि एम्प्लॉय थे तो वो भी, उनके बच्चे भी ले सकते हैं। तो वो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, केबीएस एम्प्लॉयज के बच्चे भी, है ना, और उनके दादा दादी वाले भी, तो वो वाले सारे केसेस भी इसमें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। हाँ, डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, तो ये आरटी के लिए है, अंडर आरटी ओनली। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अंडर आरटी ओनली। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की रेडियस है या 5 किलोमीटर से ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में 8 किलोमीटर, है ना, वैसे 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए क्योंकि बच्चा छोटा होता है। अब देखिए 3 तरह के स्कूल होते हैं, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 3 तरह के, सिविल या रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, इसमें 5 कैटेगरीज होती है। ठीक है, जो पहला वाला है इसमें 5 कैटेगरीज होती हैं, 1 2 3 4 5। उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, जैसे आईआईटी, यदि उनके अंडर में यदि कोई स्कूल चल रहा है तो इसमें 6 कैटेगरी हो जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कोई जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो उनके अंदर भी इस तरह के होते हैं, इसमें भी 6 कैटेगरी होती है। तो पहले कैटेगरी हम बात करते हैं सिविल और रक्षा वाले। तो सिविल और रक्षा में जो पहली कैटेगरी है वो सैनिक, पूर्व सैनिक के बच्चों और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है जिनका ट्रांसफर होता है या नहीं होता है, दोनों तरह कंडीशन वाले। ठीक है, उन दोनों के बच्चों का एडमिशन फर्स्ट कैटेगरी के अंदर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय हैं या आर्मी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी 1 भरनी होती है। दूसरा, हम इसके देखें, हम यदि आईएचएल वाले स्कूल में भर रहे हैं, उच्च शिक्षण क्षेत्र का स्कूल आपके नजदीक में है, यदि आप उसमें प्रवेश लेना चाह रहे हैं तो जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारी एवं पौत्र पौत्रियां, कर्मचारियों के ऐसे स्नातक विद्यार्थी जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं, मतलब जो रिसर्च के लिए आते हैं, उनके बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी आती है, लास्ट वाले में भी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों परियोजनाओं के लिए, इसमें भी उनके बच्चे और उनके पोते पोती वो भी बच्चे ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कैटेगरी 1 हो जाती है। अब इसमें जो कैटेगरी 2 होती है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, जो भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वो सारी ऑटोनोमस बॉडीज यदि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में आ जाएगी। पर जो कैटेगरी सिविल में थी फर्स्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, पूर्व सैनिक, वो ये दोनों में सेकंड कैटेगरी बन जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड बन जाती है और इसी क्रम में आगे बढ़ती रहेगी, यहाँ से इनका फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इनकी फर्स्ट कैटेगरी वो होती है जो इनके खुद के एम्प्लॉय या इनके पौत्र पोत्री वाले, जो दादा दादी वाले हैं, वो वाले केसेस आ जाते हैं। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिविल वाला स्कूल है उसकी तरह नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से थर्ड कैटेगरी होती है स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनके लिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट के फिर फोर्थ कैटेगरी आ जाती है ऑटोनोमस, जैसे नगर निगम वगैरह, है ना, तो ये आ जाते हैं। और फिफ्थ कैटेगरी में सभी आ जाते हैं, जो भी बच्चे हैं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। और इनके में दोनों में 6 कैटेगरी में ये लोग आएंगे। इस तरह से ये चलता रहेगा। अब हमने एक जगह देखा था ट्रांसफर। देखो, एक ही डिपार्टमेंट के 2 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो किसका सिलेक्शन होगा? दोनों बराबर है? नहीं, इस टाइम पे उनके नंबर ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेट किए जाते हैं, है ना। हाँ, यदि ट्रांसफर दोनों के बराबर है तो फिर तो वो सेम कैटेगरी पे आ जाएंगे। पर यदि ट्रांसफर होगा तो 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी। जो 7 वर्ष है उसमें कितने ट्रांसफर हुए, कितनी, तो उसका भी एक पूरा क्लॉज बना हुआ है, आप गाइडलाइन में पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इसीलिए ट्रांसफर आपके डिपार्टमेंट से लिखवाना कंपलसरी होता है। यदि आप लिखवाएंगे तो उसका आपको वेटेज मिलेगा कि नंबर ऑफ ट्रांसफर कितना हुआ, कितने डिस्टेंस का हुआ, वो सारी चीजें इसमें होती है। ठीक है, ये चीजें। डेफिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या होते हैं? एक कर्मचारी जो नियमित और सरकार द्वारा स्वीकृत पद पर कार्यरत है, भारत सरकार की संचित निधि से अपनी परिलब्धियां प्राप्त करता है। ठीक है, एक कर्मचारी ट्रांसफरेबल, जो 7 वर्ष में कम से कम एक बार स्थानांतरित किया गया, वो स्थानांतरित होता है। ठीक है, एक कर्मचारी का तबादला माना जाएगा। ट्रांसफर किसको मानेंगे, ये उनकी डेफिनेशन में लिखा,
यदि एक कर्मचारी का तबादला माना जाएगा यदि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक स्थान से दूसरे शहर या दूसरे स्थान पर समूह में स्थानांतरित किया जाता है जो कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर हो। मतलब 20 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस पे यदि आपका ट्रांसफर हुआ तो उसको ये मान्य नहीं करेंगे। एक स्थान पर रहने की न्यूनतम अवधि 6 महीने होनी चाहिए। मतलब हर महीने ट्रांसफर हो रहे तो ये उसको काउंट नहीं करेंगे। इनका मतलब है कि 6 महीने का एक ट्रांसफर काउंट होगा, है ना। 6 महीने में यदि कोई ट्रांसफर हो रहा है तो काउंट होगा, यदि 6 महीने से कम में ट्रांसफर काउंट हो गया तो वो ये लोग नहीं करने वाले। ठीक है, इनके नॉर्म्स के हिसाब से मैं आपको रीड आउट करके बता रहा हूँ जो कि इनकी रूल बुक में लिखा हुआ है। ऑटोनोमस बॉडीज क्या है? ऐसे संगठन जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, मतलब सरकार उनको फंडिंग करती है। यहाँ जहाँ सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक है उसे हम क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस बॉडीज। ठीक है, अब वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब है माता पिता की इकलौती संतान है, यानी इकलौती संतान लड़की है जिसके बाद कोई उसका भाई बहन नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। ये मैं वेबसाइट पे गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें, ये इसी तरह का आपका खुलेगा पोर्टल जहाँ पे आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश के ऑप्शन दिखेंगे। आप बच्चे, मैंने जो आपको बताया वो एक बार आप अच्छे से टैली कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लें। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके आपकी रूल बुक यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी जाएंगे ये रूल बुक खुल गई जो कि इस 2023-24 की है ना। इस रूल बुक में भी यही सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको रीड आउट करके बताया है ना। फिर भी आपको यदि लगता है तो एक बार आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप यूज करें। मैं आपको इंग्लिश में डिस्प्ले करता हूँ और हिंदी में आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो क्या क्या चाहिए रहेगा। एक वैलिड मोबाइल नंबर जो कि भारतीय होना चाहिए, इंडियन सिम के साथ होना चाहिए। ठीक है, एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस चाहिए क्योंकि आपकी ईमेल पे उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी। आप यदि फॉर्म कैंसिल और इसका री रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस आते हैं वो सारे मेल पे आते हैं, तो इसलिए आपको ईमेल एड्रेस प्रॉपर डालना होगा। डिजिटल फोटो होना चाहिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस नहीं है तो बना ले, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, सिम सभी के पास होती है ना। बर्थ सर्टिफिकेट इनके नॉर्म्स के हिसाब से, EWS सर्टिफिकेट और जो सारी आपके जॉब से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है वो सारे लगेंगे। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है हमको ये। हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि दो लड़कियां हैं और ट्विंस है तो क्या होगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है ये चीज ना, और ये वैसे भी इनके नॉर्म्स में दोनों लड़कियों के फॉर्म आप सबमिट करें। ठीक है, ट्विंस है आप दोनों को सबमिट कर दें। ट्विंस का मतलब जिनका बर्थ सेम है ना, तो ट्विंस यहाँ पे जो दोनों हैं उनका दोनों का आप एप्लीकेशन सबमिट करें और वो दोनों गर्ल्स हैं वो एक काउंट होगी, सिंगल गर्ल्स काउंट होगी। ठीक है, यदि उनमें से एक को यदि एडमिशन मिलता है, एक का फॉर्म सेलेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक दूसरी सेलेक्ट मानी जाती है ना। ये यहाँ पे फैसिलिटीज दी है इन लोगों ने, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यदि एक बच्ची भी सेलेक्ट होती है तो दूसरे का भी एडमिशन हो जाएगा, मींस दोनों, क्योंकि वो ट्विंस है, ट्विंस कंसीडर होती है। ऐसा यहाँ पे लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। यू मस्ट रजिस्टर फिल इन एप्लीकेशन सिंगल गर्ल कैटेगरी इंडिविजुअल मस्ट लिंक यूजिंग अ लिंक कोड जनरेट बाय ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल प्लीज सी डिटेल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वो आप उसको ट्विंस के अंदर रजिस्टर कर दें, ऐसा इसमें है। फिर इसके बाद क्या करना है, रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन, लॉग इन करना है, साइन इन करना है फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए ना। क्या क्या लगेगा, फर्स्ट नेम चाइल्ड, मिडिल नेम चाइल्ड, लास्ट नेम। ठीक है, ये PH है या नहीं है वो यस नो। बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको। KBS एम्प्लॉय हैं तो उसके लिए यस नो करना होगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैप्चा देंगे वो आपको डालना होगा। इंटर OTP आएगा, वो OTP डालना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। मैं इसका जब फॉर्म आ जाएगा तो वो फॉर्म भी आपको बता दूंगा, नो इशू। पर अभी 27 तारीख तक हमें वेट करना होगा। 27 से स्टार्ट हो रहा है तो तब तक हमें वेट करना ही होगा। लॉगिन कोड आपके मोबाइल पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर, इनसे फिर आप वापस एक्सेस कर सकते हैं, इसको लॉगिन कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या क्या डिटेल्स लगती है अंदर फॉर्म के अंदर, बेसिक इन्फॉर्मेशन लगती है, पेरेंट्स डिटेल लगती है, चॉइस ऑफ स्कूल्स लगती है कि आपको कौन से स्कूल, शायद 3 स्कूल सेलेक्ट करवाते हैं ये लोग। ठीक, तो वो आपको देखना होगा। अपलोड डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए थे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड हो सकते हैं, और डिक्लेरेशन एंड सबमिट। ठीक है, डिक्लेरेशन देना होगा आपको यहाँ पे। बेसिक इन्फॉर्मेशन में बच्चे का नाम, बच्चे का मिडिल नेम, बच्चे का लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, KBS एम्प्लॉय है कि नहीं, PH है कि नहीं। ठीक है, और या PH में बच्चे की बात होती है ना, जेंडर मेल फीमेल जो भी है ना। सिंगल गर्ल्स का पूछेगा, बताना है, ट्विंस है नहीं है। हाँ, यहाँ पे पूछा ना, देखिए मैंने आपको बताया था सिंगल गर्ल्स आपने डाला है तो उसके बाद वो आपसे ट्विंस का भी पूछता है। ठीक है, ट्विंस का भी पूछता है क्योंकि यहाँ पे उसका बेटेस मिलता है इन लोगों के थ्रू। ये एग्जांपल दे दिया इन्होंने। फैमिली इनकम पूछेगा ये फिर आपसे,
यहाँ पे फैमिली इनकम ग्रुप में पूछ रहा है कि ये बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं, EWS BPL जो भी है वो सारी चीज़ें। यदि आप करते हैं यस तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, RT वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। पेरेंट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पे बात करें तो टाइटल आप मिस्टर जो भी मिसेस जो भी लगा रहे हैं वो, फुल नेम, नेशनलिटी इंडियन, कंट्री ऑफ रेसिडेंस यदि आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो भी वो कर सकते हैं। 5th कैटेगरी और 6th कैटेगरी इसके लिए एलिजिबल है। स्टेट ऑफ रेसिडेंस, सिटी, एड्रेस, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, जॉब आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सारी। स्कूल की चॉइस यहाँ पे दिया है। ये जो 3-4 चीज़ें दी है ना, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है, इसकी टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। इसमें यहाँ पे दिया है सेलेक्ट विद्यालय 1, 2 और 3, 3 विद्यालय आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें डिस्टेंस मैटर करती है, इसलिए आप ध्यान रखें RT के लिए स्पेशल। हाँ, तो कहाँ कितना डिस्टेंस है, कौन सी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इनके स्कूल्स में भी जाके आप डिस्कस कर सकते हैं प्रिंसिपल से। इनके टीम होती है, एडमिशन सेल होती है, वहाँ पे भी आप जाके डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कितने स्कूल्स हैं अवेलेबल, कैसे हम स्कूल के बारे में पता करें यदि आप नए हैं उस सिटी के अंदर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर आगे हम ये देख लेते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपसे रिलेटेड सेलेक्ट करनी होगी। लोकेशन टाइप और ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने पूछी है आपसे, और आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा। ये कैटेगरी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सिविल सेक्टर्स के लिए यहाँ पे दी हुई है, ये IHL वाले के लिए दी हुई है, और ये लास्ट वाली प्रोजेक्ट स्कूल्स के लिए दी हुई है। वही 6 कैटेगरी है इसमें। पहली कैटेगरी इसमें इनके खुद की हो जाती है दोनों में, और इसमें सिविल और सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्मी हो जाती है ना। तो ये हो गया ये रिटायरमेंट और ये सारी चीज़ें। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड में मैंने आपसे जो डिस्कस किया था उसी हिसाब से इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड पूछे हैं। 2 चीज़ें कंपलसरी की है, इसके बाद ये सारी चीज़ें आपका एप्लीकेबल है तो आप अपलोड करें, और लास्ट में डिक्लेरेशन सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से देख लें, उसके बाद अच्छे से तसल्ली से पढ़ लें। 17 लास्ट डेट है ना, तो लास्ट डेट से पहले आपको भरना है। तो ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट डे भरना है तो फर्स्ट डे भरेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ये सब सारी प्रोसीजर फिक्स है, नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से है। तो उसमें फर्स्ट डे या लास्ट डे का इशू नहीं है, पर लास्ट डे तक ना जाएं क्योंकि सर्वर के ऊपर लोड आ जाता है, 7 बजे बंद हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो हम 1-2 दिन समझने के बाद इसको अप्लाई कर दें। हमारे पास सफिशिएंट टाइम दिया है, 20-21 दिन का टाइम हमारे पास, जिसमें हम आराम से अपने बच्चे के लिए ये सारी प्रोसीजर कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बता रहा था, ये मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे पूछा, kvsangathan.nic.in इसकी वेबसाइट है, ठीक है। नियम के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से है, तो उसमें फर्स्ट डे या लास्ट डे का इशू नहीं है, पर लास्ट डे तक ना जाएं क्योंकि सर्वर के ऊपर लोड आ जाता है, 7 बजे बंद हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो हम 1-2 दिन समझने के बाद इसको अप्लाई कर दें। हमारे पास सफिशिएंट टाइम दिया है, 20-21 दिन का टाइम हमारे पास, जिसमें हम आराम से अपने बच्चे के लिए ये सारी प्रोसीजर कर सकते हैं। अब मैं जो आपको बता रहा था, हाँ, मैं इनकी वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे पहुंचा। यहाँ अनाउंसमेंट में आप देख सकते हैं, या मैं रीड मोर करता हूँ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे मैंने गाइडलाइन जो आपको दिखाई वो सब यहाँ पे अपलोड है, आप एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब हम बात कर रहे थे इनके स्कूल्स के बारे में। अबाउट केबीज, पहला होम, दूसरा अबाउट केबी। अबाउट केबी के अंदर आप डायरेक्टरीज के अंदर जाएं, यहाँ पे कितने रीजनल ऑफिस हैं वो सारे मिलेंगे। यदि आपके रीजनल ऑफिसर्स भी आपके आसपास में होंगे, डायरेक्टरी ऑफ केबी और चेयरमैन ऑफ केबीएस, तो आपके काम की जो है वो सेकंड है। डायरेक्टरी ऑफ केबीएस, केबीएस पे गए, ये आ गया। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें आप कौन सी स्टेट या कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, इनके रीजन वाइज होता है। मैंने जैसे भोपाल सेलेक्ट किया, ठीक है, तो भोपाल रीजन के अंदर कितने स्कूल्स आते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे नाम भी आ जाएंगे, यहाँ स्कूल नेम भी आ जाएंगे, यहाँ स्टेट भी आ जाएंगे। तो आप जैसे सेलेक्ट करना चाहें, मैं चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का सेलेक्ट करूँ, वो भोपाल का सेलेक्ट नहीं करा, मैंने यहाँ ऑल कर दिया एंड देन सर्च करता हूँ, तो उस हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे मुझे देखना है रतलाम में स्कूल है क्या, तो मैं रतलाम डालता हूँ, आ गया केंद्रीय विद्यालय, ये आ गया। हमने रतलाम से सर्च किया, रतलाम आ गया। यहाँ पे आपको डिटेल्स, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वेबसाइट्स मिल जाएगी, ताकि आप इसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके
आप स्कूल के बारे में देख सकते हैं। जैसे मैंने खोला, कभी कभार साइट स्लो हो, ये इनकी वेबसाइट खुल गई है, ये रतलाम की वेबसाइट है। यहाँ पे आप इनके इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, कहाँ है स्कूल है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसलिए हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, यदि आज आप यहाँ किसी भी तरह से कुछ, ये जो कैटेगरीज हैं, है ना, इसमें आप कुछ गलत भर के आगे बढ़ जाते हैं, है ना, तो ये लोग ऑनलाइन फॉर्म के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में या वेटिंग लिस्ट, दोनों लिस्ट में किसी में भी आता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन लिस्ट में आ गया तो आपको बुलाया जाएगा। अब आप जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं, डॉक्यूमेंट आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब जिस क्राइटेरिया पे आपको एडमिशन मिला है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, है ना, जो भी है, यदि उस कैटेगरी पे आपको मिला है एडमिशन, तो आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। यदि आप नहीं कर पाते तो आपसे वो एक एप्लीकेशन लिखवा लेंगे कैंसिलेशन के लिए कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इसलिए आपको एडमिशन इसमें नहीं दिया जाएगा। जो भी है, उनकी जो प्रोसीजर होगी उसके हिसाब से वो आपको उस सीट से हटा देंगे, और उसके बाद अगला नंबर जो होगा वो बच्चा आपकी सीट पे आके बैठ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर भरें, जो हमारे पास सही है हम उसी चीज़ को दिखाएं, क्योंकि अदरवाइज हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे फेल हो जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि हम सही इंफॉर्मेशन को भरें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।